जय हिंद दोस्तों। सरकार आई होप रिवीजन मस्त चल रहा है, माहौल चल रहा है आपके एंड पे। एंड सर लास्ट चैप्टर के रिवीजन पे हम पहुंच गए, चैप्टर नंबर 13 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सरकार आइए हम बात कर लेते हैं सर रिटर्न्स अंडर जीएसटी के लिए। सबसे पहला वो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट और रिटर्न्स अंडर जीएसटी, कौन कौन से रिटर्न्स किस किस को कब कब सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात जीएसटीआर 1, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो हर रजिस्टर्ड पर्सन को सबमिट करना पड़ता है ऑन मंथली बेसिस। मंथली आपको सबमिट करना पड़ेगा बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। पर जिन लोगों ने, जिन भी एसएससी ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ले रखी, और जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था, तो सर उन लोगों ने अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी तो उनको क्वार्टरली ही जीएसटीआर 1 सबमिट करना, मतलब क्वार्टरली 3 भी फाइल करना है, क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भी सबमिट करना है। पर उनके लिए ड्यू डेट होगी क्या 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर पर देना एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सर पर इन 6 कैटेगरी ऑफ स्पेशल पर्सन को सर न तो जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, नहीं जीएसटीआर 3 भी सबमिट करना पड़ता है। सर कौन से लोग हैं ये? फर्स्ट है क्या ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं। सेकंड है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस वाले एंड टीसीएस वाले। इन लोगों को सर स्पेशल अलग से सेपरेट रिटर्न दे रखे हैं इनके लिए। इनको ना जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, नहीं जीएसटीआर 3 भी सबमिट करना पड़ता है। अब सर जीएसटीआर 3 भी इज द रिटर्न अंडर जीएसटी, और जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3 भी होती है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। जिन लोगों ने, जिन एसएससी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ एंड जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, सर उन लोगों के लिए जीएसटीआर 3 भी क्वार्टरली फाइल करना होगा। अच्छा, क्वार्टरली फाइल करने का ड्यू डेट क्या है सर? कुछ स्टेटमेंट 22 है, कुछ स्टेटमेंट 24th ऑफ द आफ्टर द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ है सर। मतलब जब क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसका 22 या 24th। पर सर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखी या जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ था, सर उन लोगों के लिए सर मंथली जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता है बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर और वही 6 लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको जीएसटीआर 3 भी फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। देन सर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है उन लोगों को सर क्वार्टरली, अच्छा नो डाउट उनका रिटर्न एनुअली होता है। जीएसटीआर 4 इज द रिटर्न जो एनुअली फाइल करना पड़ेगा सर 30th डे ऑफ द अप्रैल, मतलब फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल उससे पहले एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर्स को। पर सरकार को टैक्स इनको क्वार्टरली पे करना पड़ता है। क्वार्टरली पे करने के लिए जीएसटी सीएमपी 08 इज द फॉर्म, इनको क्वार्टरली पे करना पड़ेगा सर 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ या उससे पहले। देन सर एनआरटीपी, रजिस्टर्ड एनआरटीपी को मंथली जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ता है बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, या तो अगले महीने की 20 तारीख या जिस दिन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उसके 7 दिन, विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले इनको जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ता है मंथली बेस पर। सर फिर आ रहा है क्या सर एनुअल रिटर्न। अच्छा सर ध्यान देना बेटा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, ये प्रोविजंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। देन एनुअल रिटर्न एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, अदर देन टीडीएस वाले और टीसीएस वाले, अदर देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अदर देन एनआरटीपी, अदर देन ओआईडीआर सर्विस सप्लायर, लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे सर डिटेल में पढ़ने वाले आगे हम, इनको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता। बाकी उसके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म नोट जीएसटीआर 9 ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर जो कंपोजिशन डीलर है उनको जीएसटीआर 9A की फॉर्म में फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर या उससे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में प्रोविजन आपके कोर्स में नहीं आता सर। ओके सर जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो ऐसे केस में सर जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन था या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन था विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर इनको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। प्लस सर जो भी यूआईएन होल्डर्स होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर जिनके पास होता है, उनको एक सर रिटर्न सबमिट करना पड़ता है इनफॉर्म नोट जीएसटीआर 11। जो भी इनवर्ड सप्लाई पर उन्होंने टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है इनको, पर इनको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इनफॉर्म नोट जीएसटीआर 11। सर आइए आगे और बात कर लेते हैं टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। अगर जीएसटीआर 1 फाइल करने में आपसे कोई गलती हो गई है तो सर फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे आपको गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा। ध्यान देना जीएसटी के अंदर कोई भी रिटर्न अमेंड नहीं होता है, कोई भी रिटर्न रिवाइज नहीं होता है। आपको सब्सिक्वेंट पीरियड में जब जीएसटीआर मान लो जनवरी महीने के जीएसटीआर 1 में आपसे कोई गलती हो गई तो सर सब्सिक्वेंट मंथ के जीएसटीआर 1 में सर उसका अमेंडमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आप कर सकते हो। पर कब तक कर सकते हो सर वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तब तक कर सकते हो। उस फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करना का ड्यू डेट या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न अंडर, सर वापस बोलता हूं सर, जिस मान लो जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 में आपसे कोई गलती हो गई तो ऐसे केस में जनवरी महीने के बाद में फरवरी महीना, मार्च महीना, टिल कब तक सर नेक्स्ट फाइनेंशियल का सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का जो डेट होगा वो, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज
अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके बाद रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं फिर भी आपको नील रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ता है, भले वो जीएसटीआर 1 हो या 3 भी हो, नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो। सर, फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर द करंट मंथ इज पॉसिबल ओनली इफ जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीवियस मंथ हैज बीन फाइल्ड। पिछले महीने का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का पॉसिबल नहीं होगा। अब सर, बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। यहां देखिए पॉइंट नंबर सी तो कर दिया डिलीट सर, क्योंकि यहां बोल दिया क्या, अगर आपने प्रेसिडिंग मंथ का सर जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं किया है, आपने प्रेसिडिंग मंथ का जीएसटीआर 3B नहीं फर्निश किया है, तो भाई साहब करंट मंथ का जीएसटीआर 1 भी आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। सेम वे अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है तो प्रेसिडिंग क्वार्टर का अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, प्रेसिडिंग क्वार्टर का मतलब प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर में ना तो आप जीएसटीआर 1 सबमिट कर पाएंगे, नहीं आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि सर जैसे जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके करते हम तो सर रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाती है साहब, इधर से आपने टैक्स पे नहीं किया पिछले महीने का और करंट मंथ में आप क्रेडिट पास कर रहे हो, ना हो पाएगा सरकार, डन। सर फिर है क्या, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। सर जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वही पेमेंट ऑफ टैक्स का भी ड्यू डेट होता है पर कंपोजिशन सप्लायर के लिए। सिंस रिटर्न एनुअली कर दिया जीएसटीआर 4 तो उनके लिए क्वार्टरली जीएसटीआर जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को बोल दिया कि तुमको एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। प्लस जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न किया पर पेमेंट मंथली करना पड़ेगा एस्टिमेट बेस पे, वो हम बात करेंगे आगे बेटा। क्लियर? डन। सर अब दे रखा क्या, क्यूआरएमपी स्कीम। सर ये क्यूआरएमपी स्कीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है, कुछ नहीं सिंपल सा पॉइंट है सर। ये बोल दिया क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मंथली जीएसटीआर 1 सबमिट करना है, मंथली जीएसटीआर 3B सबमिट करना है। अब डिपार्टमेंट को असिस्टेंट ने बोला साहब हमसे बहुत ना हो पाया, थक गया माँ, मैं बहुत थक गया हूं साहब। तो सर सरकार ने बोला तुम थको मत, हम तुम्हारे साथ हैं, सबका साथ हमारा विकास, सॉरी सबका साथ सबका विकास। सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम बोलता है क्या, अगर किसी असेसी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था तो करंट फाइनेंशियल में सर वो क्यूआरएमपी स्कीम ले सकता है। और सर जब तक उसका करंट फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक वो क्यूआरएमपी स्कीम में रह सकता है। और अगर किसी क्वार्टर में उसका क्यूआरएमपी स्कीम उसने ले रखा है और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गया तो अगले क्वार्टर से सर नेक्स्ट टैक्स पीरियड से वो क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएगा, करंट क्वार्टर में तो क्यूआरएमपी स्कीम रहेगा। अच्छा क्यूआरएमपी स्कीम में क्या होता है साहब, सिंस असेसी थक गया था माँ, मैं थक गया हूं, हर महीने जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, हर महीने जीएसटीआर 3B सबमिट करना पड़ता है, तो बोल दिया जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से कम था उनको बोल दिया ठीक है तुम क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करना, क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करना, क्वार्टरली रिटर्न। पर सर सरकार बोलती है साहब जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होता है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, हमारा रेवेन्यू हम शिफ्ट क्यों करें, इसलिए सरकार को बोला ठीक है पेमेंट हम मंथली कर देंगे एस्टिमेट बेस पे, क्या दिक्कत है तुम्हें यार। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है सर हमें क्या दिक्कत है। तो सर क्यूआरएमपी बोल दिया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट करना पड़ेगा आपको, वो कितना करना पड़ेगा बात करेंगे बाद में, पर सर क्वार्टरली रिटर्न करना फाइल कर सकते हो आप। क्लियर? क्यूआरएमपी स्कीम के लिए बोल दिया। अच्छा सर अब ये बोल दिया क्या, अगर इस स्कीम के लिए आपको लेना है तो ध्यान रखना प्रीवियस जो आपका टैक्स पीरियड है, मतलब जिस महीने से आप क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हो उससे पहले वाले टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, टैक्स वगैरह पे हो जाना चाहिए सर, तो ही आप क्यूआरएमपी स्कीम में आ पाएंगे। दूसरी बात सर क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आपको आना है तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट करना है मिड ऑफ द फाइनेंशियल में भी एग्जिट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर सर अगर आपको स्कीम में आना है तो इंटीमेशन तो देना पड़ेगा ना डिपार्टमेंट को, तो वहां बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन देना पड़ेगा, पर कब से कब तक, जैसे मान लो आपको आना है कब से, जुलाई टू जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर से आपको आना है स्कीम के अंदर। तो सर ध्यान देना आपको इंटीमेशन फॉर एंट्री इन द स्कीम कब से कब तक का वक्त है आपके पास, तो जुलाई से पहले वाला क्वार्टर कौन सा है सर, अप्रैल मई जून वाला। तो सर सेकेंड मंथ की 1st तारीख ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब 1 मई से लेकर 31 जुलाई, जिस क्वार्टर के लिए आपको स्कीम में आना है, जिस क्वार्टर से आपको स्कीम में आना है वो क्वार्टर का 1st मंथ खत्म होने के लास्ट डे तक, मतलब 1 मई से 31 जुलाई के बीच में आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप स्कीम में आ सकते हो। क्लियर? अगर आप स्कीम में आ गए हो तो ध्यान रखना बड़ा प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपका रिटर्न फाइल होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए। सेकंड थिंग, ये एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखा है सर। सेकंड थिंग, अगर आप स्कीम में आ गए हो तो हर क्वार्टर में आपको ये ऑप्शन को बार बार एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, एक बार आप आ गए सर बस रहेंगे, आप कंटिन्यू रहेंगे जब तक आप एग्जिट नहीं होते, जब तक आप इनएलिजिबल नहीं थे तब तक आप इस स्कीम में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप इसको इस स्कीम से निकलना है, ऑप्टिंग आउट करना है स्कीम से बाहर, तो सर ऐसे केस में पहली बात तो ये, अगर आपको वॉलंटरली स्कीम से बाहर होना है तो अगेन जिस क्वार्टर से आपको बाहर होना है उस क्वार्टर से पहले वाला क्वार्टर, जैसे मान लो आपको ये सेम एग्जांपल ले लो जुलाई से सितंबर में है, तो सर
पहले वाला क्वार्टर मतलब वही 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं इस नेक्स्ट क्वार्टर से, जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से स्कीम से आउट हो रहा हूं। सर नेक्स्ट पॉइंट, सर मान लो जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर चल रहा है और आपका फरवरी में 14 फेब को आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गया है, तो ऐसा नहीं कि सेम डे क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर, नहीं सर। सर नेक्स्ट क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर होंगे। जिस क्वार्टर में आप ऑलरेडी क्यूआरएमपी स्कीम है उस क्वार्टर में आप रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, डन। सेम बात, एक और बात सर, बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है सर यहाँ पे, क्या अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहते हो तो इट्स नॉट एसेंशियल कि आपके सेम पेन नंबर पर जितनी ब्रांच है सब पे क्यूआरएमपी एक साथ लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सर। अगर मान लो आपको क्यूआरएमपी स्कीम लेना तो दिस क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटी इनवाइस, मतलब अगर आपके 4 रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, किसी पे क्यूआरएमपी स्कीम लेना है किसी पे नहीं लेना, आपकी चॉइस है बेटा। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ जो देखते हैं वो तो ऑल ब्रांचेस को टर्नओवर को क्लब करके फिर देखते हैं, पर हाँ सबका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है सबका मिला के, तो सर ऐसे केस में आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो कुछ जीएसटी नंबर पर रेगुलर स्कीम ले और कुछ पे क्यूआरएमपी स्कीम ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट आता है क्या, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37, दैट इज जीएसटी 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर यहां बोल दिया क्या, सर आप अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हो तो जीएसटी 1 भी क्वार्टरली फाइल करना है, पर आपको पता जैसे ही जीएसटी 1 क्वार्टरली हुआ, अब आप जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल करेंगे तो रेसिपिएंट को क्रेडिट भी क्वार्टरली मिलेगी बेटा, पर आपके कस्टमर अगर B2B वाले हैं, रजिस्टर्ड कस्टमर है, उनको तो जिस महीने में उन्होंने परचेज किया उसी महीने में क्रेडिट चाहिए, तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दे दी, और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी देके बोल दिया क्या सर कि सर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर है सर, इसके जो फर्स्ट 2 मंथ है जनवरी एंड फरवरी, उस 2 महीने के लिए 2 महीने में जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया, जो B2B वाला ट्रांजैक्शन है उसके आप इनवॉइस फर्निशिंग पर फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हो। जनवरी महीने का 13th ऑफ द फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हो जो B2B वाला सप्लाई थे, पर सर किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्स वैल्यू ऑफ दिस इनवॉइसेस शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब ईच महीने में वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड नॉट, वैल्यू ऑफ दिस इनवॉइसेस जो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्निश कर रहे हो वो 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए सर। अब फरवरी महीने का आप सबमिट करेंगे उसमें भी 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए B2B सप्लाईज, और वैसे भी 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले तो ये क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हैं साहब, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन का होता नहीं है सर। अब फरवरी महीने का 13 मार्च है, उससे पहले इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश करने पड़ेंगे B2B सप्लाई वाले। ऐसे केस में जैसे आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में उनके जीएसटी 2B में वो क्रेडिट चली जाएगी, एंड दे कैन अवेल द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दोज इनवॉइसेस। क्लियर, तो ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शन है, फैसिलिटी है कि सर क्वार्टर खत्म होने से पहले जो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर होते हैं उसमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आप इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हो, सो दैट रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल पाए। अब सर 3rd मंथ जब खत्म होगा तब क्वार्टर वैसे भी खत्म हो गया, अब क्वार्टर खत्म हो गया तो अब जीएसटी 1 वैसे भी सबमिट करना पड़ेगा। 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट फॉर जीएसटी 1। अब सर ध्यान रखना, जो इनवॉइसेस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश कर चुके हो सर, उनको वापस से आपको जीएसटी 1 में वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उनके जो आपने इनवॉइसेस फर्निश कर दिए फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए सर, उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग इनवॉइसेस आपको जीएसटी 1 में सबमिट करना पड़ेंगे, प्लस B2C के जो ट्रांजैक्शन है जो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया उसके लिए भी जीएसटी 1 में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में केवल B2B वाला ट्रांजैक्शन ही आप फर्निश करोगे, सो दैट कस्टमर को क्रेडिट मिल पाए बेटा। क्लियर, डन। अब सर आइए कहां पर, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अब मंथली पेमेंट जो करना है साहब, सरकार बोलती है हमारे रेवेन्यू मंथली हमको मिलनी चाहिए, हमने बोला मिलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें 2 ऑप्शन दिए सरकार ने कि सर मंथली जो पे करना, फर्स्ट है फिक्स सम मेथड और सेकंड आएगा सेल्फ असेसमेंट मेथड। अच्छा पहले सेल्फ असेसमेंट मेथड बता देता हूं मैं आपको। सेल्फ असेसमेंट मेथड बोलता है क्या, हर महीने सर जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है वो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेगा, जीएसटी 3B क्वार्टरली फाइल करेगा 22nd या 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक सर, तो टैक्स भी उस टाइम पे करेगा। पर सरकार बोलती है नहीं हमको तो हर महीने टैक्स चाहिए, तो सेल्फ असेसमेंट मेथड बोलता है क्या, हर महीने आपका जो एक्चुअल टैक्स बनता है, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी निकालो, कितना आईटीसी था वो निकालो, उसको लेस करो, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स जो बनता है वो आप पे करो, भारत माता की जय करो। क्लियर सर, ये सिस्टम बोल दिया गवर्नमेंट ने कि सर आप मंथली पेमेंट स्कीम यूज करके मंथली पे करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मंथली जो पे करना है वो फॉर्म नंबर जीएसटी PMT 06 के थ्रू पे करना है, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर सर, जैसे जनवरी और फरवरी महीने की बात करें, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो सर जनवरी महीने का 25 फरवरी एंड फरवरी मंथ का 25 मार्च इज द ड्यू डेट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, और जो आप ये पेमेंट करो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा बेटा। ये तो हो गया सेल्फ असेसमेंट मेथड। सर सेकंड आता है क्या, फिक्स मेथड। अब साहब सेल्फ असेस मेथड में क्या है, खुद हर महीने टैक्स कैलकुलेट करो। अरे हर महीने अगर कैलकुलेशन करनी होती है साहब तो हम क्यूआरएमपी स्कीम लेते ही क्यों। तो सरकार ने दूसरा ऑप्शन दिया, कोई चिंता ना करे, फिक्स सम मेथड। सर क्या करो आप, आपका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था उसमें भी अगर आपकी क्यूआरएमपी स्कीम थी तो प्रीसीडिंग क्वार्टर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू कितना टैक्स पे किया था, उसका 35%।
कितना बेटा 35% फिक्स है, पे कर दो और भारत माता की जय। जितना CGST, SGST, IGST और सेस पे किया था उसका रेस्पेक्टिव 35% पे करो और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश में जमा करा देना, बात खत्म। पर अगर आपका सर करंट क्वार्टर में QRMP स्कीम है पर पिछले क्वार्टर में QRMP स्कीम नहीं था, ये तो फर्स्ट क्वार्टर है, तो पिछले मंथ में जब आपने टैक्स पे किया उतना टैक्स, उसका 100% टैक्स सर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में आप पे कर दीजिए, भारत माता की जय। ये फिक्स सम मेथड हो गया, क्लियर। आप सर ध्यान देना बेटा, जब आप ये अमाउंट जमा कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर मान लो सर ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है, तो आपको ये मंथली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग सर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, सर फर्दर क्लेरिफाई किया कि सर जो आप लायबिलिटी, अच्छा एक बार पहले तो ये बोला है क्या सर, जो हमने दो ऑप्शन दिए फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेस मेथड, आप फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए जरूरी नहीं कि फिक्स सम लिया तो फिक्स सम ही फॉलो करना पड़ेगा, आपकी इच्छा वो मेथड लो। फर्स्ट मंथ में दूसरा ऑप्शन लिया, सेकंड मंथ में कोई दूसरा ऑप्शन लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड, इधर ऑफ द टू टैक्स पेमेंट सिस्टम लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ यहां बोल दिया क्या, आप जब मंथली पेमेंट कर रहे हो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी अगर बैलेंस पड़ा है, एडिक्वेट टैक्स बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में सर आप मंथली पेमेंट नहीं करेंगे, चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ ये बोल दिया क्या, जो आपने अमाउंट जमा कराया मंथली पेमेंट के थ्रू वो कैश लेजर में गया है, पर उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर दे। तो जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आप उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उतने अमाउंट का रिफंड नहीं ले सकते जो आपने मंथली स्कीम के थ्रू पेमेंट किया है, क्लियर, डन। अब क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, सर क्या करेंगे आप, सर 22 है 24, कुछ स्टेट में 22 है ड्यू डेट, कुछ स्टेट में 24 है ड्यू डेट से पहले आप GSTR 3B फाइल करेंगे, जो भी टैक्स बनता है एक्चुअली उतना आप कैलकुलेट करेंगे, जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उतना आपके कैश लेजर में ऑलरेडी है, एंड सर जितना बाकी आप और पे करिए, रिटर्न फाइल करिए, जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट लेजर में, जितना क्रेडिट ITC यूज करिए, बैलेंस को कैश लेजर के थ्रू पे करिए। सर ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो और जमा कराओ कैश लेजर में और भारत माता की जय करके टैक्स पे करके रिटर्न सबमिट करिए, भारत माता की जय, क्लियर, डन। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यह बोला है कि अगर आपने फिक्स सम मेथड लिया था, अब देखो बेटा आपने क्वार्टर एंड होने के बाद एक्चुअल कैलकुलेशन करी और एक्चुअल कैलकुलेशन करके बता पड़ा कि आपका फर्स्ट 2 मंथ में जो टैक्स बनता था, मान लो फर्स्ट 2 मंथ जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर चल रहा है, जनवरी में फिक्स सम मेथड के हिसाब से आपने जो टैक्स पे किया वो मान लो पे किया 35 रुपये, फर्स्ट मंथ में भी 35 पे किया, सेकंड मंथ में भी 35 पे किया, बाकी एक्चुअली बनता था 45। तो अगर आपने फिक्स सम मेथड के थ्रू पे किया था कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, बस जो GSTR 3B आप फाइनली जब फाइल करेंगे क्वार्टर खत्म होने के बाद, तब जो जितना भी आपका रिमेनिंग टैक्स वो पूरा पे हो जाना चाहिए, उसको पे करने में लेट किया तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद जो इंटरेस्ट लगता है नॉर्मल कोर्स में वो तो लगेगा सर, क्लियर। पर फिक्स सम मेथड में जो फर्स्ट मंथ में 35 पे किया हम मानेंगे पूरा पे किया आपने, सेकंड मंथ में 35 पे किया हम मानेंगे पूरा पे किया आपने। सर सेकंड मंथ की लायबिलिटी थी मान लो 40 एक्चुअली, फर्स्ट मंथ की थी 45 और थर्ड मंथ की थी मान लो कितनी सर अगेन 40, टोटल लायबिलिटी कितना हो गया सर 125, आपने ऑलरेडी 70 पे किया हुआ है, रिमेनिंग 55 पे करो, भारत माता की जय, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है सर। पर अगर आपने सर सेकंड ऑप्शन, अगर आपने सेल्फ असेस मेथड लिया हुआ था तो सेल्फ असेस मेथड के केस में आपने खुद ने सेल्फ कैलकुलेट किया था कि मेरा टैक्स 35 ही बनता है, मान लो 35 पे किया आपने, और बाद में क्वार्टर एंड पे पता पड़ा कि नहीं जनवरी में लायबिलिटी तो 45 था, तो 10 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो 25 तारीख थी ना ड्यू डेट 25 फरवरी, 26 फरवरी से लेकर फ्रॉम 26 फरवरी और वहां से लेकर जब आप रिमेनिंग टैक्स पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। सेम इज द केस विद द फरवरी मंथ, तो 26 मार्च से 5 रुपए जो डिफरेंस अमाउंट हो रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर सेल्फ असेस मेथड था तो, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है क्या सेल्फ असेस मेथड कैलकुलेट किया आपने तो खुद का टैक्स सही कैलकुलेट होना चाहिए सर। अब आपने कम टैक्स पे किया आपकी गलती, अब उस पर डिफरेंस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सब, क्लियर, डन। सर लास्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी। सर QRMP स्कीम मंथली पेमेंट करने में अगर आप लेट होते हो तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा सर, लेट फी नहीं लगेगी साहब, लेट फी तो रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो तो लेट फी लगती है सर, क्लियर, डन। सर अब आइए क्या, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ GSTR 1 एटसेट्रा टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सर आपने इधर से GSTR 1 सबमिट किया या फिर सर आप TDS रिटर्न सबमिट TDS वाले हो या TCS वाले हो सर, या फिर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना GSTR 6 सबमिट किया सर, रेसिपिएंट के GSTR 2B में ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर आप कंपोजिशन मतलब आपके कस्टमर कंपोजिशन दे रहे हो तो उसके GSTR 4A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी साहब, क्लियर। और अगर आपका रेसिपिएंट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो उसके GSTR 6A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी सर, क्लियर, डन। तो सर कुल मिला के इधर से GSTR 1 सबमिट किया, उसके GSTR 2B में क्रेडिट चला गया, कंपोजिशन वाला तो उसके GSTR 4A में चला गया, और ISD तो उसके GSTR 6A में चला गया सर, डन। सर फॉर्म नंबर GSTR 2B, सर 2B क्या होता साहब, जैसे ही इधर से सप्लायर अपना GSTR 1 सबमिट करेगा
रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट ऑटो पब्लिक ओके रिफ्लेक्ट करेगी। पर हाँ सर जीएसटीआर 1 जिन्होंने सबमिट किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए, वो उनको बोल दिया कि ड्यू डेट तक, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 है, ड्यू डेट तक आपने अगर जो जीएसटीआर 1 सबमिट किया है उसी का क्रेडिट 2B में जाएगा। अगर ड्यू डेट के बाद आपने कोई जीएसटीआर 1 सबमिट किया है तो सर उसका क्रेडिट नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 2B में जाएगा बेटा। या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ड्यू डेट क्या है 13th है, वहां तक इनवॉइस फर्निश कर दिए तो जिस महीने का है उसी महीने के जीएसटीआर 2B में जाएगा। उसके बाद आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर ही नहीं सकते। अगले महीने में जब आप इनवॉइस फर्निश करेंगे तो अगले महीने के जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा। कुल मिला के ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो होता है उस दिन तक जिन्होंने जीएसटीआर 1 सबमिट कर लिया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए तो उस मंथ के जो भी क्रेडिट है वो उसी महीने के जीएसटीआर 2B में जाएगा। और उसके बाद अगर आपने फर्निश किए तो जिस महीने में आपने फर्निश किए होंगे उस महीने की जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी। सर क्लियर डन, ये मीनिंग है जीएसटीआर 2B का। और जीएसटीआर 2B में जो क्रेडिट आ रहा है उतना ही क्रेडिट आप ले पाएंगे, उससे एक्सेस क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते। ये हमने रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 और सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डबल में पढ़ लिया सर। आइए सर नील जीएसटीआर 3B। सर अगर आपके पूरे महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई टैक्स पेबल नहीं है सर, ना आउटवर्ड सप्लाई ना इनवर्ड सप्लाई, कुछ भी नहीं, तो आप नील जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। और सर ध्यान देना बेटा, सर रूल नंबर 67A कहता है कि अगर आपका जीएसटी CMP 08 नील है या जीएसटीआर 1 नील है या जीएसटीआर 3B नील है तो भी सबमिट तो करना ही पड़ता है। पर एक सिंपल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू सर आप एक सिंपल एसएमएस के थ्रू भी नील रिटर्न सबमिट कर सकते हो। सर ओटीपी बेस्ड एक आपको एसएमएस दिया जाएगा, ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और उसके थ्रू ये रिटर्न सबमिट आप कर सकते हो। ये दे रखा है पावर यहाँ पे, ये दे रखा है फैसिलिटी आपको। प्लस यहाँ बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या नील तभी माना जाएगा जब आपके पूरे स्टेटमेंट में किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं हो। तो ऐसा नहीं साहब मेरा लायबिलिटी था कितना 100 का, लायबिलिटी 100 का, आईटीसी 100 का, पेबल कितना है नील, इसको नील रिटर्न नहीं कहते सर। नील रिटर्न का मतलब होता है कोई कॉलम में कोई एंट्री नहीं हो। क्लियर डन सर। अब आता है साइनिंग द रिटर्न वाइल फाइलिंग। सर एवरी रिटर्न जो फाइल करते हो उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना पड़ेगा। एंड सर टैक्स पेयर्स इलेक्ट्रॉनिक साइन कैसे करेगा, या तो वो डीएसी यूज करेगा या सर ई साइन आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन या ईवीसी इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड वेरिफिकेशन कोड सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू वेरीफाई करेगा और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो जाएगा और भारत माता की जय रिटर्न सबमिट हो जाएगा सर। क्लियर डन। अब आइए कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल्स और है वो भी हम देख लेते हैं सर और उसके बाद हमारा रिवीजन खत्म हो रहा है सब। आइए फर्स्ट रिटर्न सर ध्यान देना, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, मान लो 14 फेब को आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे सर, तो 14 फेब से जो भी सप्लाई करेंगे वो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पर जब तक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। टैक्स आपको नंबर ही नहीं मिला है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिला आपको कब 10 मार्च को, तो सर 14 फेब से लेकर 10 मार्च के बीच में जो भी सप्लाई किया आपने वो आपके फर्स्ट रिटर्न के अंदर सारे ट्रांजेक्शन आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे सर और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एनुअल रिटर्न सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिटर्न इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 9। पर सर यहां बोल दिया क्या इन लोगों को एनुअल रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर टीडीएस वाले, टीसीएस वाले, फिर एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय C&AG, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका ऑलरेडी ऑडिट करता है, या फिर एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। अब इनका ऑडिट ऑलरेडी हो रहा है, एनुअल रिटर्न की जरूरत नहीं है। एंड सर जो OIDR सर्विस सप्लायर है जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, ये 6 लोग ऐसे हैं जिनको एनुअल रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर। क्या है मालिक 31 दिसंबर। पर हाँ कमिश्नर को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो सर कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई करके बोल सकता है कि इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। इसलिए यही पावर यूज करके सर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बोल दिया क्या, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है, जिनका भी ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 सर, जिनका भी एग्री टर्नओवर 2 करोड़ तक का है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जिम कर दिया। अच्छा इससे पहले वाले सालों के लिए भी सेम एग्जिम्पशन दिया था गवर्नमेंट ने। अब सर 2021-22 के लिए देन दे, ये आगे वाली बात है, देखा जाएगा सर। ओके सर ड्यू डेट क्या है 31 दिसंबर, पर ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए गवर्नमेंट ने 28 फरवरी 2022 तक इस ड्यू डेट को शिफ्ट कर दिया था सर। पर ऐसा स्पेसिफिक किसी ईयर के लिए नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं, जनरल डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर। पर फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने बताया आपको 2020-21 के लिए ड्यू डेट शिफ्ट कर दिया था 28 फरवरी तक। सर प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है, फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9। कंपोजिशन सप्लायर के लिए जीएसटीआर 9A। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वैसे आपकी कोर्स में नहीं था पर जस्ट बता रहा हूँ, जीएसटीआर 9B के फॉर्म में उनको एक एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, जैसे Amazon.in हो गया वैसा बेटा, अमेजोन जैसे EC हो गया वैसे सेम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वैसे सर
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रोविजंस आपके सिलेबस में नहीं आता, पर जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ क्रॉस होता है, कितना बेटा 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, उनको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटी 9C सबमिट करना पड़ता है अलोंग द एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। जो 31 दिसंबर तक इनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, उसके साथ साथ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। सर ध्यान देना बेटा, बस 2020-21 के लिए सिंस एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट शिफ्ट किया था, सेम वे सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का भी ड्यू डेट शिफ्ट कर दिया 20-21 ओनली फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके बाद नहीं सर 28 फरवरी 2022 ड्यू डेट कर दिया बेटा। अच्छा, पहले जीएसटी के अंदर जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता था उनके लिए एक जीएसटी ऑडिट कराना पड़ता था कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिसको अब हटा दिया गया। अब बोल दिया गया सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट कर दो। पहले जीएसटी ऑडिट के साथ में सर एनुअल रिटर्न के साथ में जीएसटी ऑडिट जो करता था ऑडिटर, वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता था और वो सबमिट करता था इन फॉर्म ऑफ जीएसटी 9C। अब सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया है भाई। सर फाइनल रिटर्न सेक्शन नंबर 45 बोलता है क्या सर, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो गया है या कैंसिल हो गया है, उसको सर फॉर्म नंबर जीएसटीआर 10 के थ्रू विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर एक फाइनल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। अब सर अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हो, इफ यू आर डिफॉल्टिंग इन फाइलिंग द रिटर्न, तो सर लेट फाइलिंग फीस कितना है, तो सर यहां बोला है क्या लेट फाइलिंग फी। सर उससे पहले एक बात और, सेक्शन 46, अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हो तो डिफॉल्टर को डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करेगा और नोटिस सर्व करके बोलेगा कि अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट कर देना, यू शुड फाइल योर रिटर्न विद इन नेक्स्ट 15 डेज। और सर अगर ये 15 डेज में रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या करेंगे, उसके बारे में यहां कुछ नहीं कहा है। आगे असेसमेंट का एक सेक्शन आता है जो हम फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है क्या, अगर ये 15 डेज में भी आप रिटर्न सबमिट नहीं करते हो तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके असेसमेंट कर देगा। समझे मेरी बात। और सर बैंड में जाने वाली है आपकी, सर फिर मत बोलना कि सर हमको पहले क्यों नहीं बोला, ये पहले बोला था ना आपको 15 डेज में रिटर्न सबमिट कर दो, क्लियर। पर वो 62 सेक्शन नंबर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, वो आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दे रखा आपको। फिर लेट फाइलिंग फीस कितनी है, भले वो जीएसटीआर 1 सबमिट करने में लेट हो गए हो, आप रिटर्न सबमिट करने में लेट हो गए या फाइनल रिटर्न सबमिट करने में लेट हो गए, 100 रुपये पर डे अंडर सीजीएसटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000, मतलब 100 रुपये पर डे और ₹5,000 विच एवर इज लोअर इज द लेट फाइलिंग फी। सर इतना आपको लेट फाइलिंग फीस देना पड़ेगा अगर आप डिले करते हो इन फर्निशिंग द रिटर्न्स। सर ये सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी, इक्वल लेट फाइलिंग फी इज लेवेबल अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो। सर ये किसका है, सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फीस है। और हाँ ध्यान रखिएगा, एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर लेट हो गए, अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए हो तो लेट फाइलिंग फीस कितनी बेटा, अगेन 100 रुपये पर डे अंडर सीजीएसटी एक्ट और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर। सर ये सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी है और याद दिया है क्या, इक्वल लेट फाइलिंग फी विल बी लेविड अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट ऑल्सो। अच्छा एक बात और, सर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो ये लेट फाइलिंग फी को रिड्यूस भी कर सकता है और उस पावर को यूज करके इन्होंने कुछ रिड्यूस भी करी है लेट फाइलिंग फी, क्योंकि 100 रुपये पर डे अंडर सीजीएसटी एक्ट वो बहुत ज्यादा होती है सर, इसलिए रिड्यूस फाइलिंग लेट फाइलिंग फी को मैं आपको अलग से और बता रहा हूँ सर। अभी यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, दूसरा नोट निकालता हूँ मैं आपके लिए। ओके ये दूसरी बुक से मैंने बता रहा हूं आपको लेट फाइलिंग फी, आपकी जो मेन बुक है जीएसटी पार्ट उसमें मैंने लेट फाइलिंग फी रिड्यूस दे रखी है आपको बेटा। ओके सर वहां से आप जरूर लिख देना, रिवीजन के टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है सर, रिड्यूस लेट फाइलिंग फीस। सर द लेट फीस इज रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अंडर। सर अगर आपका, सर देखिए नॉर्मल लेट फाइलिंग फीस कितनी बेटा, 100 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फीस 5,000 पर। अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो आप हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो जीएसटीआर 1 फाइल करने में अगर आप लेट होते हो तो ₹10 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ओनली ₹250। ये सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी है, आपको सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी लिख के आना एग्जाम के अंदर, क्लियर। और सर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इन द सेड रिटर्न इज निल, सीजीएसटी पेएबल इन द सेड रिटर्न इज निल, तो ऐसे केस में जीएसटीआर 3 भी फाइल करने में लेट हो गया या जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम वाले लेट हो गए तो अगेन 10 रुपये पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम फीस 250 इज द लेट फाइलिंग फीस, बस 10 रुपये पर डे साहब, ज्यादा नहीं है लेट फाइलिंग फीस। अगर निल आउटवर्ड सप्लाई है तो जीएसटीआर 1 के केस में, एंड निल टैक्स पेबल है तो सीएमपी 0 सॉरी तो जीएसटीआर 4 फाइल करने में लेट हो गए या 3 भी फाइल करने में लेट हो गए, 10 रुपये पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम फीस 250। पर अगर निल नहीं है, निल है तो बात खत्म हो गई सर, पर अगर निल नहीं है और अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ था तो ऐसे केस में सर 25 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फीस 1,000 इज द लेट फाइलिंग फीस, भले अब जीएसटीआर 1 हो, 3B हो या जीएसटीआर 4 हो। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹1.5 करोड़, सर निल है तो बात खत्म, यही होगा सर।
प्लस अगर मोर देन 1.5 करोड़ टर्नओवर था पर अप टू रुपीज 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर था इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में सर 25 रुपए पर डे इज द मैक्सिमम लेट फाइलिंग फीस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2500। ये 25 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 2500 सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी है। अच्छा यहाँ पे जीएसटीआर 1 और 3 भी है, क्योंकि जीएसटीआर 4 वाले तो हो ही नहीं सकते, जिनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन रुपीज 1.5 करोड़ था, वो तो एग्रीगेट वो तो कंपोजिशन के लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं है। इसलिए सर जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ था, तो उनके लिए जीएसटीआर 1 हो या 3 भी हो, फाइल करने में लेट होगा तो रुपीज 25 पर डे इज द लेट फाइलिंग फी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 2500। यहाँ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 1000 है। सर 25 रुपीज लेट फाइलिंग फीस पर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कुछ भी हो, नील आउटवर्ड सप्लाई था, नील टैक्स पेबल था, तो जीएसटीआर 1 हो 3 भी हो 4 हो 10 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 250 ही आपका लेट फाइलिंग फी है। जीएसटीआर 7 जीएसटीआर 6 आपके सिलेबस में नहीं आता। हाँ एनआरटीपी अगर आप हो रजिस्टर्ड एनआरटीपी हुज टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल, या फिर रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु हैव सीजीएसटी लायबिलिटी पेबल इन द सेड रिटर्न रिटर्न मतलब सर निल लायबिलिटी अगर है और जीएसटीआर 5 फाइल करने में लेट होगा तो 10 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000। पर अगर कुछ लायबिलिटी आपकी है तो 25 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000 इज द लेट फाइलिंग फीस। आई रिपीट, रजिस्टर्ड एनआरटीपी के लिए अगर निल लायबिलिटी है, उसकी नील सीजीएसटी पेबल है, तो ऐसे केस में ओनली रुपीज 10 पर डे इज द लेट फाइलिंग फी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000। मैक्सिमम फी जो है वो कम नहीं करी, इनके लिए 5000 ही है। पर अगर कुछ लायबिलिटी भले 1 रुपए की लायबिलिटी क्यों ना हो रजिस्टर्ड एनआरटीपी की, वो अगर लेट हो गए अपना जीएसटीआर 5 फाइल करने में, तो ऐसे केस में लेट फाइलिंग फीस इज रुपीज 25 सब्जेक्ट पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट क्लियर। ये लेट फाइलिंग फी जो थी उसके लिए वो आपके जीएसटी रिबूट में नोट नहीं था, मैंने यहाँ आपको अलग से बता दिया। आप अपने जीएसटी नोट में जीएसटी रिबूट की बुक में जरूर इनको नोट कर लीजिएगा। आपके जीएसटी पार्ट वाली बुक में मैंने ये प्रोविजन आपको दे रखे हैं, ओके। और जिनके पास ओनली जीएसटी रिबूट है वो इस रिवीजन लेक्चर के अंदर ये स्लाइड को सर होल्ड करके आप कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा जीएसटीआर 7 और 6 वाले प्रोविजन मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये रिटर्न आपके सिलेबस में नहीं आते इसलिए, ओके। ओके अब हम आगे वापस कहां पर सर हमारे जीएसटी रिबूट के अंदर जीएसटी प्रैक्टिशनर। सर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए कौन एलिजिबल है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सर नॉट एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, पर्सन हु इज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। सर सेटिस्फाई प्लस उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट क्या है? ही इज रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और द सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने सर हु हैज वर्कड इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर, एटलीस्ट 2 साल तक काम किया उसने एज अ ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर की तरह। या फिर अ पर्सन हु हैज बीन एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अंडर द जो प्रीवियस होता है ना बेटा एक्साइज सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स, उसमें फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स सर, तो ऐसे केस में वो एलिजिबल रहेगा। और सर या फिर सर प्लस उसने पास किए एग्जाम कौन से? ही इज अ ग्रेजुएट, ओहो सर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास, या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का सेम कोर्स है जो इक्विवेलेंट टू अबव डिग्री है बेटा, या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट है, या फिर हु हैज पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द आईसीएआई, आईसीएसआई और सीडब्ल्यूए। सर फाइनल एग्जामिनेशन इंटर से काम नहीं चलेगा भाई साहब। सर अब वो कौन कौन से काम कर सकता है? फर्स्ट सर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज, देन मंथली क्वार्टरली और एनुअल और फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है बेटा आपके, मेक डिपॉजिट ऑफ द क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, रिफंड क्लेम कर सकता है, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ईवी बिल जनरेट कर सकता है। सर जॉब वर्कर को जब गुड्स भेजते हैं तो फॉर्म नंबर जीएसटी आईडी 04 फाइल करता है बेटा, वो फिल कर सकता है। सर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट अंडर रूल 58, सर ट्रांसपोर्टर जो एनरोलमेंट कराते हैं उसको चेंज कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है उसकी कैंसिल कराने की। देन इंटीमेशन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम या विड्रॉ फ्रॉम द स्कीम, सर वो इंटीमेशन दे सकता है। पर हाँ सर डी ई एंड आई, डी मतलब सर रिफंड के लिए, ई मतलब कैंसिलेशन और अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन के लिए, और आई मतलब कंपोजिशन में आने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन है, तो उसका पहले सर अप्रूवल आएगा एसएससी से, उसके बाद ही जीएसटी प्रैक्टिशनर ये 3 काम कर पाएगा। अदरवाइज जीएसटी प्रैक्टिशनर सारे काम कर सकता है ऑन दी ऑथराइजेशन फ्रॉम द एसएससी। एसएससी ने एक बार ऑथराइज कर दिया फिर ये काम कभी भी कर सकता है, पर ये 3 काम करने के लिए हर बार उसको अप्रूवल चाहिए बेटा। ओके नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। सर HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने सारे मेंबर कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट किया था जिसके थ्रू एक शेड्यूल इशू किया और सारे कंट्री ने अपने अपने देश में जो टैरिफ बनाया हुआ वो उसके हिसाब से बनाया हुआ, वही से कॉपी करके पेश किया हमने टैरिफ। सर वो जो पूरा टैरिफ दे रखा है उसको सर सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शंस को फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया, चैप्टर को फिर हेडिंग, हर चैप्टर में हेडिंग दे रखी, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग दे रखी, सब हेडिंग के अंदर फिर टैरिफ दे रखा है। सर आपको पता है हर चैप्टर को 2 डिजिट नंबर दिया, जैसे चैप्टर नंबर 21
फिर उसमें हेडिंग है तो उसको 2 डिजिट नंबर और दिया, चैप्टर नंबर 21 में 10 नंबर की हेडिंग, फिर सब हेडिंग और दिया, चैप्टर नंबर 21 में 10 नंबर की हेडिंग, उसमें 20 नंबर की सब हेडिंग, फिर टैरिफ आइटम नंबर 21 चैप्टर में 10 नंबर की हेडिंग, 20 नंबर की सब हेडिंग, उसमें सर 10 नंबर का जो टैरिफ आइटम है सर उस पर रेट ऑफ टैक्स 20% है, 18% है, 5% है, जो भी है सर, तो कुल मिला के दिस इज हाउ tariff is given, this is how 8 digit code HSN code is given to each and every goods and each and every service also. क्लियर? सर्विसेज के लिए भी सेम सेक्शन दे रखा है सर, ध्यान देना बेटा, सर्विसेज के लिए भी अलग से चैप्टर इंसर्ट किया है जीएसटी के अंदर और अकॉर्डिंगली सर हर सर्विस को भी HSN कोड दिया हुआ है। क्लियर? डन। एंड सर ये HSN कोड के बेस पे आपको क्लासिफाई करना पड़ता है गुड्स को। सर आपको कोई भी गुड्स का HSN कोड निकालना तो पहले देखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में आता है वो, फिर देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर में, कौन से हेडिंग में, कौन से सब हेडिंग में, और फिर आएगा उसका HSN कोड एंड अकॉर्डिंगली उस पर रेट ऑफ टैक्स डिफाइन होगी, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, सबका सेक्शन सबका सिस्टम सेम है। ये हो गया क्या मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। इसी के साथ भारत माता की जय। और ये हमारा जो लास्ट चैप्टर था सर वो भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ पूरा ये रिवीजन सीरीज ऑफ एंटायर जीएसटी फॉर सीए इंटरमीडिएट खत्म होता है अब। भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट सर। ध्यान देना अल्टीमेटली आपकी सक्सेस है हमारी सक्सेस है सर। आप खुश होकर पढ़ाई करोगे सर, ध्यान देना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी से अगर आप काम करोगे तो काम सफल होगा क्योंकि आपका 100% उसमें लगता है। सर ध्यान देना बेटा, सर इस पढ़ाई को कभी बर्डन ना समझे, अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने सर दिमाग में रखे, सर दिल में रखे, आप उनकी फोटो सामने रखे सर। जब भी आपको डल फील हो सर उनको देखो वो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं सर, और अपने आप को मोटिवेट करो। एंड सर सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे वैसे वैसे थोड़ा डर लगता है, पर सर डर के आगे ही जीत है सर। और एक बार आपने अगर रिवीजन अच्छे से कर डाला तो आपको लगेगा अपनी लाइफ जिंगा लाला। एंड सर जब आप ये रिवीजन लेक्चर्स को 2-3 बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा आज तो अपन चांद पे। और सर पढ़ाई करिए आप अच्छे से, हम सब आपके साथ है, हमारी सारी दुआएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट। बस एक ही कामना है मेरे को आपसे, दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर।